कीपिंग ऑफ अकाउंट्स बाय द एसएचजीज। किसी भी स्वयं सहायता समूह की अकाउंट कीपिंग कैसे होगी? तो ये पूरी तरह से एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के मानने की शर्त भी उनके साथ होती है और ये शर्त उनके संविधान में लिखी होती है, जिसको खुद वो निर्णय करते हैं, सबके हस्ताक्षर से जारी होता है, लेकिन व्यवहार में उसका अनुपालन बेहतर ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए बहुत सारे समूह उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी अच्छे परिणाम देने वाले समूह व्यवस्था के साथ चल रहे हैं और परिणाम दे भी रहे हैं। सिंपल एंड क्लियर बुक्स फॉर ऑल ट्रांजेक्शन टू बी मेंटेन। इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग गड़बड़ होने से पूरी तरह से उसके अंदर अव्यवस्था फैलती है। If no member is able to maintain the books, the एसएचजी may take outside help। अगर कोई स्वयं सहायता समूह के साथी इतने योग्य नहीं है कि वो रिकॉर्ड कीपिंग ठीक ढंग से कर सकें, चाहे वो अनपढ़ हों, चाहे वो किसी रूप में उनको ज्ञान का स्तर कम हो, तो वो किसी एक बाहरी मेंबर को इंक्लूड कर सकते हैं, पेड और नॉन पेड, और वो इस काम को कर सकता है। ऑल रजिस्टर्स एंड अकाउंट्स बुक्स शुड बी रिटन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मीटिंग। ये व्यवहारिक आवश्यकता है, लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि ये होता नहीं है। इस सुविधा अनुसार जब जरूरत होती है, सबमिट करना होता है चिट फंड सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रार के पास, या रिन्यूअल होना होता है, तो सब बैकडेट से पूरी की जाती है। व्यवहार में अगर इसको सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है, उसका व्यवहारिक परिवर्तन देखने को मिलता है और असर भी होता है। मिनट्स बुक, द प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग्स, द रूल्स ऑफ द ग्रुप, नेम्स ऑफ द मेंबर्स एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। ये सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखने से क्या होता है कि कभी भी उसमें कोई मिस्टेक होने की संभावनाएं कम होती हैं। तत्काल लिखा जाए तो उससे ये होता है कि जो भी निर्णय हुए हैं या जो बातें हुई हैं, जो प्रस्ताव रखने वाले थे, उनके बारे में ब्यौरा दर्ज किया जा सकता है, जो भविष्य में आगे किसी कॉन्फ्लिक्ट के समय में रिजोल्यूशन में काम आएगा। कि अब आप देखें सेविंग्स एंड लोन रजिस्टर, चूंकि अमूमन ये वित्तीय समावेशन के लिए है, इसलिए जो बचत हो रही है उसका हिसाब किताब सही होना चाहिए। अगर अपने किसी सदस्य को आर्थिक आवश्यकता है तो उसको पैसा दिया गया है तो कब दिया गया, किन शर्तों पर दिया गया, क्या इंटरेस्ट के साथ दिया गया या कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के तहत केवल विदाउट इंटरेस्ट दिया गया, या किन्हीं नियम और शर्तों के तहत, जो भी नियम और शर्तें हैं वो रिकॉर्ड में होंगी और उसके पासबुक्स होंगी, तो सिस्टमेटिक ऑर्डर में रिकॉर्ड कीपिंग हो पाएगी। तो शोज द सेविंग्स ऑफ मेंबर्स separately and of the group as a whole, details of individual loans, repayments, interest collected, balance extra are entered here। तो उसके लिए पासबुक्स होती हैं, तो उसके लिए वो मेंटेन की जाती है मेंबर्स की पासबुक, और ये रिकॉर्ड कीपिंग साप्ताहिक, पाक्षिक, मंथली जो रजिस्टर होता है उसमें हिसाब किताब लिखा जाता है, क्योंकि ये अपेक्षा की जाती है कि ऐसे समूहों की ज़रूरतें तात्कालिक होती हैं। 2000, 5000, 10,000 की तात्कालिक देने के बाद उसकी व्यवस्था होते ही, क्योंकि कृषि आधारित व्यवस्था है, तो कोई फसल बिकी, पैसा आया, उसने रीपे कर दिया, इससे दूसरे सदस्य की मदद हो गई। तो एक रोटेशनल व्यवस्था है, और एक सर्टेन टाइम पीरियड में अगर कोई इंटरेस्ट रखा तो रखा, नहीं तो विदाउट इंटरेस्ट भी ये अमाउंट दिए जाते हैं फॉर शॉर्टेन पीरियड। तो अब देखें, जो पासबुक्स होती हैं वो इंडिविजुअल पासबुक्स होती हैं, जिससे पारदर्शिता भी बनी रहे, सदस्यों की कोई शक भी ना हो, और वो उसमें संदेह की स्थिति से बाहर रहें। अपने रिकॉर्ड को अपने साथ रखें, और जो ऑफिशियल रजिस्टर है दोनों की मैचिंग हो, जैसे कि बैंक काम करता है। अब बात करते हैं एसएचजीज एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो इसका मुख्य आधार रहा है कि कैसे वित्तीय समावेशन की आवश्यकता है। तो मेजर रोल ऑफ एनएसएचजी इज फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ मेंबर्स विद अवेयरनेस, क्योंकि वित्तीय समावेशन के लिए जरूरी है जागरूकता। पैसे लेने हैं, उसका प्रबंधन कैसे करना है, जो प्रबंधन कर रहा है उसके लिए काम क्या करना है, जो काम किया है उसमें प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर ये नहीं समझेंगे, घाटे में आएंगे, तो आप रिपे नहीं कर पाएंगे, तो आप भी नुकसान में जाएंगे, और जो देनदार संस्था है वो भी घाटे में जाएगी, और आगे चलकर ये पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो एसएचजीज प्रमोट स्मॉल सेविंग्स अमंग देयर मेंबर्स, इसलिए सदस्यों के अंदर ये व्यवहारिक जागरूकता बढ़ाई जाती है कि आपकी जो भी आमदनी है उसका एक हिस्सा आप बचत के तौर पर जमा करें। और वो बचत के तौर पर, चूंकि जब ये इसकी ढांचेगत व्यवस्था शुरू हुई थी तो बैंक्स की उपलब्धता इतनी नहीं थी, इसलिए ये था कि छोटे छोटे अमाउंट होते हैं, 100, 200, 500, तो ये बचत आप आकर समूह के पास जमा करें, और आपके द्वारा जमा की गई राशि उस में जो इंटरेस्ट रेट है वो समूह देगा, और बाकी उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर वो अपने साथी सदस्यों को पैसे देगा, और इससे जो आमदनी होगी वो बचत हो जाएगी, यानी एक वित्तीय व्यवस्था उनके पास चलने लगेगी और एक दूसरे की जरूरतों की पूर्ति भी होने लगेगी। तो काफी जगहों पे ये चल भी रहा है, कुछ राज्यों में तो बहुत सफल है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, वहां बहुत सफल है। उत्तर प्रदेश, बिहार में थोड़ी चुनौतियां ज्यादा हैं। द एसएचजीज गिव्स स्मॉल लोन्स टू ऑल इट्स ऑल मेंबर्स फ्रॉम इट्स कॉमन फंड, जो उनका एक आम जो एक खाता है जिसमें कि ऐसे लोगों के पैसे जमा होते हैं, उस कॉमन फंड के जरिए वो लोन्स अपने मेंबर्स को उनकी नीड के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, ताकि उनके काम भी चल जाएं और आपसी विश्वास या आपसी दबाव दोनों काम करता रहे।
और उनको याद भी दिला सकें। एसएचजी ग्रुप एंड मेंबर सेविंग्स आर केप्ट विद द बैंक। अब ये जो एसएचजी है, उनका जो सेविंग्स हैं, वो फाइनली जो कलेक्टिव अमाउंट है, अगर उनकी डेली या रूटीन के नीड्स से ज़्यादा बचत हुई, तो वो बैंक में जाकर जमा कर देंगे, ताकि वो पैसा भी सुरक्षित रहे और एक जो कॉर्पस फंड है, वो इनका मेंटेन रहेगा, उससे वो काम अपना चलाते रहेंगे, जैसे बैंक की शाखाएँ काम करती हैं। मेजर फंक्शंस ऑफ एन एसएचजी। अब बात ये आती है कि जो एसएचजी है वो काम, एक तो हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी पैसे की जरूरतों के आदान प्रदान एक दूसरे से, लेकिन इससे आगे के काम क्या हैं? तो अब आप देखें तो एक तो यह है कि सेविंग इन थ्रिफ्ट, दूसरा है इंटरनल लेंडिंग, यानी आंतरिक आदान प्रदान पैसे का, डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ कलेक्टिव सोल्यूशन, यानी जो कॉमन चुनौतियां हैं उनकी, चाहे क्षेत्रीय चुनौतियां हों, चाहे सामाजिक चुनौतियां हों, चाहे पारिवारिक चुनौतियां हों, आर्थिक चुनौतियां हों, रोजगार की चुनौतियां हों, शिक्षा की चुनौतियां हों, स्वास्थ्य की चुनौतियां, कोई भी चुनौतियां, वो एक तो आपस में डिस्कस करें और उनका समाधान करें। दूसरा, इट रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट थ्रू कलेक्टिव लीडरशिप एंड म्यूचुअल डिस्कशन। ज़्यादातर आर्थिक रूप से विपन्न परिवारों या समुदायों में बहुत तरह के झगड़े होते हैं, चाहे वो ज़मीन का झगड़ा हो या नाली का झगड़ा हो, घर का झगड़ा हो, रास्ते का झगड़ा हो। ये जो झगड़े भी होते हैं, वो भी ऐसे समूहों की बैठकों में रिज़ॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि उनकी एक व्यवस्था होती है, उसमें न्यायोचित जो तरीका होना चाहिए, उससे समाधान हो जाता है। एडवोकेसी फॉर इश्यूज़, और उसमें जो छोटे-छोटे मुद्दे हैं, जो वो परिवार या वो व्यक्ति जो सदस्य है नहीं समाधान कर पा रहा है, तो जो अनुभवी लोग हैं उनकी तरफ से उनको एडवोकेसी थोड़ी सही जानकारियां मिल जाती हैं, तो इससे उनका समाधान हो जाता है। एक्ट एज ए प्रेशर ग्रुप, अगर उस समुदाय की समस्या किसी और समुदाय से या सरकार से या व्यवस्था से या किसी तरह की ऐसी स्थिति है, तो वो ठीक ढंग से उसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और इससे वो एक दबाव समूह के रूप में भी काम करते हैं, ताकि उनका समाधान एक निश्चित समय सीमा में हो सके। तो ये भी एक हम देखते हैं कि इसमें एक अवधारणा है। दूसरा है डेवलपिंग द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ऑफ मेंबर्स, जो उनका एक तरह से नेतृत्व की क्षमता का जो उत्थान होना है, उनका जो उन्नयन होना है, उनका जो वृद्धि होनी है, वो भी इसमें होता है, तो उनके अंदर निर्णय निर्माण की क्षमता बढ़ती है और वो तात्कालिक विभिन्न परिस्थितियों में सही निर्णय ले सकने के लिए काबिल हो जाते हैं, और जब ऐसा होता है, तो वो समुदाय के अंदर बदलाव भी देखने को मिलता है। इंक्रीजिंग जनरल अवेयरनेस, सामान्य जो जागरूकता है ज़रूरी, उसके बारे में नियमित बैठकें करने से, नियमित संवाद करने से विषयों की समझ विकसित होती है और उनकी सामान्य जो समझ है, उसका भी विकास होता है, और जब ये सब होता है, तो बेसिक स्किल्स ट्रेनिंग भी ऐसे समूहों में देना आसान हो जाता है, क्योंकि ये अपेक्षा की जाती है कि कोई भी ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो। तो चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे बैंक्स की तरफ से हो, चाहे वो ऐसे एनजीओज़ की तरफ से कोई भी ट्रेनिंग मॉड्यूल पहुँचता है, तो स्किल गैप भी वो भी दूर होता है और लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से अलग-अलग कम्युनिटी, अलग-अलग समूहों की अलग-अलग तरह की आवश्यकताएँ हैं, तो उसकी पूर्ति भी हो जाती है। तो इतने तरह के काम एसएचजी करता है। वैसे तो ऐसा समूह है, जितने तरह के काम आएँ, वो सब इसमें किए जा सकते हैं। तो मोटे तौर पर समझने के लिए है, व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ एसएचजीज़, तो ये समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही बुनियादी आधार है समूह के बनने, समूह के चलने, समूह के स्थापना, समूह के विस्तार, समूह के प्रभाव और परिवर्तन का आधार बनने में। तो क्या है? एफिनिटी, सहज लगाव, यानी जो समूह के मेंबर्स हैं, उनमें आपसी भावनात्मक, वैचारिक, हर तरह का लगाव होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एफिनिटी नहीं होगी, ये लगाव नहीं होगा, तो बेहतर ना विचार कर सकते हैं, ना आपस में बैठ सकते हैं, ना वो काम कर सकते हैं, और जो काम करते हैं उसका बेहतर परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और एक दूसरे के प्रति विश्वास भी जन्म नहीं ले पाएगा, विरोधाभासी परिस्थितियां बनी रहेंगी। इसलिए जरूरी है कि आपसी विश्वास, ट्रस्ट उनके अंदर हो, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट परिणाम के उसका सबसे बड़ा अवरोध है। पार्टिसिपेशन, और इसमें नियमित ये दोनों ही चीजें तब होंगी जब नियमित भागीदारी होगी, या ये कहें कि जब ये होगा तभी नियमित भागीदारी होगी। ये अन्योन्याश्रित है कि मतलब ये होगा तो होगा, या ये होगा तो ये होगा। और नियमित भागीदारी होगी तो म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी साझी जिम्मेदारी वो बांट पाएंगे, और जब ये बांटेंगे तो इंडिपेंडेंस एंड इन्वॉल्वमेंट दोनों होगा, यानी उनकी भागीदारी, उनकी उनकी कंट्रीब्यूशन भी होगा, और इससे उनको स्वतंत्रता भी काम करने की मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित कर ली है, भागीदारी नियमित रखी है, आपसी विश्वास है, सहज लगाव है, तो परिणाम भी मिलेगा। और ये जो 5 प्रिंसिपल्स है, नॉट फॉर एन एसएचजी, बल्कि ये कि आप इस तरह के एनजीओज के लिए भी और किसी भी तरह के संगठन के लिए ये 5 मूलभूत सिद्धांत हैं। और बात यहीं तक समाप्त नहीं होती, ये भी है कि व्हाट आर द 5 की पॉइंट्स ऑफ एसएचजी। किसी भी एसएचजी स्वयं सहायता समूह या किसी समूह के बेहतर फंक्शनिंग के लिए ये भी आधारभूत तत्व हैं। ये 5 पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं। नियमित बैठक,
बहुत तरह की समस्याओं का, नकारात्मकता का समाधान है, सकारात्मक यात्रा की तरफ, तो रेगुलर मीटिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक उनके पास आर्थिक समाधान नहीं निकलेगा, उसके लिए बचत नियमित होना बहुत ज़रूरी है, तो रेगुलर सेविंग्स हैं। और उन सब के साथ में अपने किसी साथी की संकट के समय में मदद नहीं होगी तो समाधान नहीं होगा, तो इंटरनल लोनिंग है, यानी जो सेविंग है उससे उनकी छोटी-छोटी मदद हो, और मदद के बाद उसका टाइमली रीपेमेंट, अगर वो समय पर भुगतान नहीं करेंगे, तो पूरा सिस्टम डिफंक्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और ये सब तभी ठीक चल पाएगा जब उन सब की प्रॉपर बुक कीपिंग हो। चाहे वो विषय का हो, चाहे वार्ता का हो, चाहे वो काम का हो, चाहे वो फैसलों का हो, चाहे वो भुगतान का हो। तो ये 5 की पॉइंट्स हैं किसी भी एसएचजी के संचालन के लिए, या उसकी सफलता के लिए, या उसके कामकाज के लिए। अब देखिए, ये सब आगे फिर मॉडल्स पर हम आएँ, उससे पहले ये समझते हैं कि ये ढांचा तो हमने समझ लिया। इस ढांचे के साथ अब हम समझते हैं कि बुनियादी चुनौतियाँ क्या हैं, जिसके कारण इतने सारे मॉडल्स विकसित हुए। आखिर इनकी आवश्यकता क्या थी? अगर एक ही तीर से हमारा काम चल रहा है, तो तमाम तरह के आयुध और तमाम तरह के हथियार बनाने की ज़रूरत क्यों है? और ये सब इसलिए ज़रूरत है कि बहुत तरह की चुनौतियाँ इस तरह के समुदाय आधारित जो प्रयास हैं, उसमें आती रही हैं, या आ रही हैं, या आती रहेंगी। तो अब क्या तरह की चुनौतियाँ आती हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि जो आर्थिक उन्नयन के लिए कोई काम करते हैं, तो प्रॉब्लम आती है मार्केटिंग की। जो भी प्रोड्यूस तैयार करते हैं, उसको मार्केट एस्टेब्लिश करना, मार्केट में ले जाना और मार्केट की एक व्यवस्था बनाना एक बड़ी चुनौती है। और मार्केट की व्यवस्था को बनाने के लिए चाहिए वित्त, तो उतनी फाइनेंस की उपलब्धता या उसका रोटेशन वो मेंटेन नहीं हो पाता, तो प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंस दूसरी समस्या। और ये दोनों तब हो पाएँगी कि जब प्रॉब्लम रिलेटिंग टू प्रोडक्ट एंड क्वालिटी, कोई भी उत्पाद बाज़ार में तब टिकता है जब उसकी उपलब्धता या उसके लिए लगातार प्रयास होंगे, और वो तब होंगे जब उसकी क्वालिटी होगी, तो वो स्थिरता आएगी, लोगों को विश्वास आएगा, और ये सब के लिए चाहिए एक ढांचागत व्यवस्था। तो वो कमी होती है और वो ढांचा नहीं बन पाता, और इसलिए ये आगे बढ़ नहीं पाता। और ये सब तब हो पाएगा जब फैसिलिटेटर का सपोर्ट उसे मिल सके, यानी वो व्यक्ति जो ज्ञानी है, जो इस क्षेत्र का अनुभवी है, जिसने ऐसे काम किए हैं, वो संस्था भी हो सकती है, वो सरकार भी हो सकती है, वो बैंक भी हो सकता है, वो एनजीओ भी हो सकता है, कोई एक्सपर्ट भी हो सकता है। तो अगर उसको राइट फैसिलिटेटर का सपोर्ट समय पर नहीं मिलता, इसलिए लोग परेशानी में आ जाते हैं और अपना काम संस्थाएँ नहीं कर पाती हैं, जो एसएचजीज़ नहीं कर पाती। अब फिर एक बात आती है, सब के साथ में अगर टाइमली जो रॉ मटेरियल है, जो भी काम ये कर रहे हैं, वो रॉ मटेरियल अगर इनको टाइमली नहीं मिल पा रहा है, तो जो फ्लो है वो डिस्टर्ब होगा, और जब वो डिस्टर्ब होगा, तो ये पूरा ढांचागत व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इनएडिक्वेट एंड इल ट्रेन्ड स्टाफ टू मीट द चैलेंजेस, चूंकि ये समुदाय आधारित काम होता है, तो ज्यादातर उन्हीं को काम का वितरण किया जाता है, तो वो वेल ट्रेन्ड नहीं होते। और इल ट्रेन्ड होने के कारण, यानी पूरी तरह से अभ्यस्त ना होने के कारण, किसी भी काम के लिए वो और नई मुसीबतें खड़ी करते चले जाते हैं, तो समाधान नहीं हो पाता। फिर आता है लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड यूनिटी अमंग एसएचजीज। जो पहली हमने 5 प्रिंसिपल्स की बात की कि उनके बीच में एफिनिटी होनी चाहिए और ट्रस्ट होना चाहिए। उसकी कमी होने के कारण ये आता है कि जो स्थायित्व आना चाहिए, वो कामकाज में नहीं आता, एकता नहीं आती। इसलिए जहाँ एकता नहीं होगी, वहाँ अनेक हो जाएंगे, जहाँ अनेक हो जाएगा, वहाँ एक काम नहीं होगा, बल्कि विघटन आ जाएगा। इसलिए क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बाई स्ट्रॉन्ग मेंबर्स। जो भी उसमें मजबूत होगा, आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से, जानकारी के स्तर पर, बाहुबल के रूप में, कैसे भी होगा, तो वो दूसरे सदस्यों का शोषण करता है, या मिसलीड करता है, विफुल करता है, या भ्रम पैदा करता है, संकट पैदा करता है, तो इससे समस्या आती है। फिर क्या समस्या आती है कि इग्नोरेंस ऑफ मेंबर्स या पार्टिसिपेंट्स, जो नियमित बैठकों का क्रम टूटने लगता है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी गड़बड़ियों के कारण एक दूसरे पे दोषारोपण या सही समाधान सही समय पर न होना या शोषण होता है, तो उससे जो मेंबर्स है उसमें उनको इग्नोर किया जाने लगता है, और धीरे-धीरे उनका पार्टिसिपेशन घटने लगता है, और फिर शुरू होता है भ्रष्टाचार का तंत्र। और ये तंत्र बहुत खतरनाक है। जब यहाँ पर आता है, तो पूरा व्यवस्था ध्वस्त होने लगती है, और कुछ खास लोग इसमें अपने मकसद को पूरा करते हुए इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। और ये ज़्यादातर हो रहा है किसके ज़रिए? फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। क्योंकि जो भी ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में आते हैं, वह ऐसे एसएचजीज़ या ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या ऐसे एनजीओज़ पर अपना दखल रखना चाहते हैं, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, ताकि उनकी जो मकसद हैं वो पूरे हो सकें, या उनके विरुद्ध कोई दबाव समूह खड़ा होकर विरोध न कर सके, या फिर उनकी कमियों को उजागर न कर सके, या फिर उनके फेवर में ही काम करे। ऐसे इंटेंशन के कारण ये पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। तो इन सारी चुनौतियों के कारण अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरह के मॉड्यूल्स विकसित होते रहे एसएचजीज़ के। तो जब हम इस पे आएँगे, तो फिर से इनको समझेंगे कि ये वास्तव में जो मॉडल्स ऑफ एसएचजीज़ हैं, वो कैसे-कैसे बने,
कैसे-कैसे उन्होंने काम किया, कैसे-कैसे वो संचालित हो रहे हैं और उसका ढांचागत व्यवस्था क्या है, ताकि अब हम तैयार हैं इन मॉडल्स को समझने के लिए। तो सबसे पहले मॉडल की बात हुई थी डायरेक्ट लिंकेज मॉडल, जिसको 1992 में नाबार्ड ने शुरू किया था। तो क्या था वो? ये एक जनरल मॉडल था। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्रेडिट, बैंक लिंकेज enables SHGs to utilize other services such as remittance of mission and other government funds such as interest subvention and insurance services। तो चूंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए शुरुआत हुई थी, तो उसमें यह था कि सरकार अगर कोई बजट दे रही है तो वो पैसे कैसे इनको पहुंचे, पैसे पहुंचे तो उसका हिसाब किताब कैसे रखें और समय समय पर उसके लिए जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है वो कैसे वापस इनको मिल जाए और मिलेगा तो उसका सही उपयोग कैसे होगा। तो इन्होंने क्या किया कि मेंबर्स हैं, यानी समूह के मेंबर्स हैं जो कि एसएचजी से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, चाहे वो क्रेडिट के तौर पर हो जो एसएचजी इनको दे रहा है। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो सरकार के द्वारा या बैंक के द्वारा आ रहे हैं, तो उसके बीच में बैंक और एसएचजी के बीच में सेविंग और क्रेडिट दोनों चल रहा है। तो इनकी परसेंटेज और इनके बीच में एक बैलेंस हो, तो ये डायरेक्ट लिंकेज था, यानी एसएचजी और बैंक के बीच में डायरेक्ट है और एसएचजी और मेंबर्स के बीच में डायरेक्ट है। बैंक और मेंबर्स का डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि बैंक का इतना एक्सपेंशन नहीं था, तो इसलिए बैंक डिपेंडेंट था एसएचजी पर, एसएचजी बैंक पे डिपेंडेंट था और मेंबर्स एसएचजी पे। ये था डायरेक्ट लिंकेज मॉडल एसएचजी का। लेकिन इसके आगे क्या हुआ? थोड़ा सा बदलाव आया। क्या हुआ? मॉडिफाई कर दिया गया, क्योंकि बैंक का तंत्र थोड़ा विकसित हुआ, बैंक ने अपनी पोजीशनिंग की और मेंबर्स को बैंक भी अपने सर्वाइवल के लिए या इन एसएचजी के कॉन्फ्लिक्ट है उनसे इतर कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी नीड बैंक से हो, उसने डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाई, इसने मॉडिफाई कर दिया। यानी बैंक की निर्भरता एसएचजी पर कम हो गई और मेंबर की निर्भरता केवल एसएचजी पर होने के बजाय डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई। तो ये एक दूसरा मॉडिफाइड वर्जन आया। इसमें जो है, जो डायरेक्ट लिंकेज मॉडल में जो थोड़ा सा परिवर्तन आया और ये मॉडिफाइड लिंकेज मॉडल हो गया और इसमें दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट हो गए। तो ये एक आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये सेविंग ज़्यादा हुई। इसमें एसएचजी बजाय बैंक से क्रेडिट ले करके बैंक मेंबर्स को दो, जो मेंबर्स हैं उनको एसएचजी की थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिली या डायरेक्ट भी हो गए और सारा क्रेडिट जो है वो सीधे मेंबर्स लेते हैं और लायबिलिटी भी मेंबर्स की हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बीच में एसएचजी थोड़ा फ्रीडम पा गई और एसएचजी अपनी सेविंग यहाँ जमा करते हैं, यहाँ लेन देन करते हैं और यहाँ से ये सेविंग बैंक को देते हैं और ये एक साइकिल चलता है। तो ये मॉडिफाइड लिंकेज मॉडल हो गया। इसके बाद जो है और जो समस्याएं आती रही, क्योंकि इनको मेंटर करना, इनको मॉनिटर करना, इनके साथ काम करना, ये सब बैंक के लिए संभव नहीं था, क्योंकि बैंक का नेटवर्क इतना बड़ा नहीं था। तो बैंक ने इसमें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन गैर सरकारी संगठनों को इंक्लूड किया। जब ऐसा इंक्लूड किया तो ये आ गया एनजीओ मॉडल ऑफ एसएचजी, यानी उसमें इस एसएचजी को बनाने, इसके कामकाज की देखभाल करने, इनको ट्रेन करने, इससे बैंक ने अपने आप को फ्री किया। इसमें एनजीओ को इंक्लूड किया। एनजीओ एसएचजी का संचालन करते हैं और इनका हिसाब किताब बैंक को बताते हैं। बैंक से एसएचजी अपनी सेविंग को जमा करता है और लेता है क्रेडिट और फिर यहाँ से लेन देन मेंबर्स और एसएचजीज के बीच में होता है, ताकि ये लोकल लेवल पर इनको इजीली फिर लोन मिल सके। समस्या का समाधान करने के लिए एनजीओ मॉडल आया। फिर क्या हुआ? इसके बाद इनडायरेक्ट एनजीओ मॉडल ऑफ एसएचजी, कि एनजीओ भी इस लाइन में आ गया। यानी जो पहला जो डायरेक्ट मॉडल आपने देखा मॉडिफाइड, उसमें अब एनजीओ भी इसका एक पूरे लाइन ऑफ एक्शन में ये इंक्लूड हो गया। बैंक से एनजीओ को मिला, फिर एनजीओ ने एसएचजी को डिस्ट्रीब्यूट किया, एसएचजी ने मेंबर्स को दिया। इनके बीच, इनके बीच और इनके बीच अलग अलग संचालन चल रहा है। तो ये एक इनडायरेक्ट एनजीओ मॉडल ऑफ एसएचजी है। और इसके बाद दूसरा आया आईएफएडी मॉडल ऑफ एसएचजी, यानी इंटरनेशनल जो फंड्स मिले हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, उसके लिए जो काम आया, उस फंड को जो यूटिलाइज करना था। इसलिए जिन राज्यों में ये काम बेहतर चल रहा था वहीं पर यह प्रोजेक्ट आधारित काम शुरू हुआ, जिसमें तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इसमें काम हुआ और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल परिणाम भी महाराष्ट्र में प्राप्त हुए हैं। और इसलिए वहाँ का जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा। अरबों में उनका कारोबार आज भी हो रहा है और सरकारों के लिए अब संकट हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें है लेकिन बड़ा बैलेंस्ड है, तो इसलिए ये सक्सेसफुल हो पाए। तो अब इसमें देखें क्या होता है कि इसमें जो मेंबर्स हैं, एसएचजी है, बैंक है, इधर एनजीओ भी हैं और गवर्नमेंट लाइन डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट लाइन डिपार्टमेंट एनजीओ और बैंक के बीच में भी काम करते हैं, बैंक से एसएचजी के बीच में डायरेक्ट भी काम करते हैं, बैंक से एनजीओ के थ्रू एसएचजी में भी काम करते हैं और एसएचजी बैंक डायरेक्ट भी है, मेंबर्स भी डायरेक्ट हैं और बैंक से मेंबर्स डायरेक्ट भी ले सकते हैं, एनजीओ से भी मेंबर्स ले सकते हैं, गवर्नमेंट से भी मेंबर्स कनेक्टेड है। यानी ये अब मजबूर नहीं है, एसएचजी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये केवल एनजीओ पे मजबूर नहीं है, ये केवल बैंक पर मजबूर नहीं है, बल्कि सारे रास्ते इसमें खुल गए, क्योंकि इससे निगरानी भी बढ़ गई, इससे थोड़ी डिसेंट्रलाइजेशन भी हो गया
और जो करप्शन की संभावनाएं भी घट गई और इसमें जो काबिल लोग थे जिनकी आवश्यकताएं थी वो कहीं से भी इस सोर्सेस से कनेक्ट हो सकते थे, ये फ्रीडम आ गई। तो ये एक मॉडल है, ये बहुत तरह के जो कोऑपरेटिव मूवमेंट हैं, वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, सेरीकल्चर के लिए यानी रेशम उत्पादन के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, इस तरह के जितने भी काम हुए हैं उनमें इसकी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण और अंतिम मॉडल है जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भारत सरकार ने शुरू की और इस योजना के तहत ये समूहों को जोड़ा गया। तो ये एक बहुत इफेक्टिव मॉडल रहा जिसमें संगठनात्मक काम भी हुआ कि एसएचजी एक तरफ है, एसएचजी के मेंबर्स दूसरी तरफ हैं। तमाम विभाग इसमें जुड़े हैं क्योंकि जब ग्राम विकास की बात आती है तो उसमें पंचायती राज भी आता है, ग्राम विकास भी आता है, उसमें पेयजल भी आता है और उसमें सिंचाई विभाग सब सारे विभाग इसमें जुड़ते, स्वास्थ्य विभाग भी आता है, शिक्षा विभाग भी आता है। तो ये मॉडल जो है ये बहुत तरह के विभागों को इंक्लूड करता है। तो एक तरह से सारे लाइन डिपार्टमेंट्स हो गए, यहाँ बैंक्स हो गए, यहाँ एनजीओज हो गए और एसएचजीज हो गए। तो ये क्रॉस कनेक्टिविटी इन सब के बीच में हुई, ये हुआ एसजीएसवाई मॉडल, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना मॉडल। और ये मॉडल पूरी तरह से सरकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन पर केंद्रित रहा है, जिसमें ये सहयोग ले रहे थे एसएचजीज का और एसएचजीज का पूरा नियंत्रण था एनजीओज के जरिए और एनजीओज को फंडिंग मिल रही थी जो ऐसे संगठनात्मक ढांचे हैं उनके जरिए और इसमें लाइन डिपार्टमेंट और बैंक दोनों अपने अपने साझेदार थे और परिणाम मेंबर्स को मिलना था, यानी ग्रामीण विकास के अवधारणा में जो स्वरोजगार के काम थे उनको बढ़ना था। तो ये मॉडल काफी सक्सेसफुल रहा और चल भी रहा है। वैसे तो सारे मॉडल चल रहे हैं लेकिन अपनी क्षेत्र की आवश्यकता, समूह की आवश्यकता, बैंक की आवश्यकता या सरकार की आवश्यकता जैसे जैसे है वैसे वैसे मॉडल्स अपनाए जाते हैं और ये काम कर रहे हैं।